गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधे राधे दोस्तों। अधोलिखित अपठित गद्यांशम आधारीकृत निम्नलिखिता प्रश्ना समाधेया अर्थात 1 से 5 तक के जो प्रश्न हैं वो इस गद्यांश पर आधारित हैं। प्रतापेन पुनः सैन्य शक्ति संग्रहण कार्यम आरब्धम। प्रताप ने फिर से सैन्य शक्ति संग्रहण कार्य आरंभ कर दिया। यह महाराणा प्रताप के पाठ से गद्यांश है जो कि 10वीं का पाठ है। इसका जो पहले का भाग है वो अगले वीडियो में है। प्रतापेन पुनः सैन्य शक्ति संग्रहण कार्यम आरब्धम। प्रताप ने फिर से सैन्य शक्ति संग्रहण कार्य आरंभ कर दिया। महासैन्यम से रचयामास है और एक महान सेना की रचना कर ली। तया सेनया च मुगल शासनम प्रति और उस सेना के साथ मुगल शासनम प्रति मुगल शासन की ओर प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति लगाते हैं। स्वतंत्रता युद्धम स्वतंत्रता युद्ध प्रारंभ कर दिया। स्वराज्य हस्तच्युतान अनेक भागान पुनः हस्तगतान कृतवान। स्वराज्य हस्तच्युतान अपने राज्य के हाथ से गए हुए अनेक भागान अनेकों भागों को पुनः हस्तगतान कृतवान फिर से अपने हाथ में ले लिया। तेसु उनमें हैं मोही गोगुंदा उदयपुरम इत्यादि मुख्य आसन, ये मुख्य थे। स्वराज्य शांतिम संस्थाप्य अपने राज्य में शांति स्थापित करके चावंड नामक स्थान को स्व राजधानी एकरोत अपनी राजधानी बना लिया। तस्मिन काले उस समय चावंड स्थान स्थापित कलाया ललित कलाया वाणिज्यस्य विद्याश्च प्रमुख केंद्रम आसीत। उस समय जो चावंड स्थान था वो स्थापित कला की दृष्टि से ललित कला वाणिज्य और विद्या का प्रमुख केंद्र था। अंते असावधानतया पादे धनुष प्रत्यंचा घातेन अंत में असावधानी वर्ष पैर में धनुष की प्रत्यंचा से घात होने पर प्रतापो अस्वस्थ अभवत प्रताप अस्वस्थ हो गया और 1597 तमे ईस्वी आब्दे प्रताप दिवंगत है। 1597 ईस्वी वर्ष में प्रताप मृत्यु को प्राप्त हो गया। प्रताप महान सेनानायक है। प्रताप एक महान सेनानायक था। जननायक है, जननायक था। व्यवस्थापक था। संगठनकर्ता च और संगठनकर्ता था। भारतवासी ने अधुना अपि भारतवासी आज भी तस्य स्वतंत्रता प्रेमी ने उसकी स्वतंत्रता प्रेमी की शौर्य गाथाम गायंती शौर्य की गाथा गाते हैं। तो इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उनको देखते हैं, क्योंकि रीट में 5 प्रश्न गद्यांश पर आधारित होते हैं और 5 प्रश्न पद्यांश पर आधारित होते हैं। आरब्धम इत्यत्र प्रत्यय वर्तते। आरब्धम इसमें प्रत्यय है। ए इत्य प्रत्यय, वे तुमुन प्रत्यय, से तवतु प्रत्यय और दे इत्वा प्रत्यय। तो आरब्धम शब्द की बात करें तो इसमें आ तो उपसर्ग है, इसके बाद रव धातु है और इत्य प्रत्यय जुड़ने पर आरब्ध शब्द बना और इसका नपुंसकलिंग रूप करने पर आरब्धम शब्द बनता है। आरब्ध है पुल्लिंग में, आरब्धा स्त्रीलिंग में और आरब्धम नपुंसकलिंग में। इसमें आ उपसर्ग है, रव धातु है और इत्य प्रत्यय है, इसलिए राइट आंसर होगा दोस्तों ए इत्य प्रत्यय। नेक्स्ट, विशेष पदम वर्तते। विशेष पद बताना है। इसमें 3 तो विशेषण पद हैं और एक विशेष पद है। महान, सेनानायक, जननायक और प्रताप है। तो महान था, सेनानायक था, जननायक था, ये सभी शब्द महाराणा प्रताप की विशेषता बतला रहे हैं। इसलिए जो विशेषण पद होंगे, विशेषण पद तो ये तीनों होंगे और जबकि जो विशेष पद होगा वो होगा प्रताप है। प्रताप है शब्द विशेष पद है, जबकि महान, सेनानायक है और जननायक है, ये तीनों विशेषण पद हैं। अर्थात संज्ञा और सर्वनाम पद होते हैं वो विशेष पद होते हैं और जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उनको विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर प्रताप शब्द की महान, सेनानायक और जननायक
ये तीनों ही शब्द विशेषता बतला रहे हैं, इसलिए ये तो विशेषण हो जाएंगे और प्रताप विशेष्य है। असत्य मेलनम वर्तते, यहां समास और समास के नाम का असत्य मेल कौन सा है वो बताना है। महासैन्यम, महासैन्यम में कर्मधारी समास, मुगल शासनम तत्पुरुष समास, हस्तच्युतान इसमें भी तत्पुरुष समास, और दिवंगत कर्मधारय समास। तो दोस्तों जल्दी से बताएं इनमें से जो असत्य मेलन है वो कौन सा है। महासैन्यम में कर्मधारय समास, मुगल शासनम तत्पुरुष समास, हस्तच्युतान तत्पुरुष समास, और दिवंगत है कर्मधारय समास। इनके समास विग्रह की बात करें तो महासैन्यम का समास विग्रह होता है महैत चैतत सैन्यम, महैत चैतत सैन्यम, अर्थात सेना कैसी थी, महान, महान सेना। एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बतला रहा है, विशेषण और विशेष के प्रसंग होने के कारण इसमें कर्मधारय समास होगा, इसलिए पहला तो सही है। दूसरा मुगल शासनम, अर्थात हिंदी अर्थ की बात करें तो इसका मुगलों का शासन, यानी षष्ठी विभक्ति बोल रही है, तो समास विग्रह होगा, षष्ठी विभक्ति लगा देंगे मुगलानाम, यहाँ पर मुगल होते हैं अर्थात मुगलानाम, मुगलों का, तो मुगलानाम शासनम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, इसलिए यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, तो दूसरा भी सही है। मुगलानाम शासनम षष्ठी तत्पुरुष समास है, इसलिए यह भी सही है। तीसरा हस्तच्युतान, हाथ से गया हुआ, मतलब हाथ से अलग हो गए, पंचमी विभक्ति प्रयुक्त हो रही है, हाथ से अलग, तो पंचमी विभक्ति लगाते हैं हस्तात। समास विग्रह करते हैं दोस्तों तो पहले शब्द में वही विभक्ति लगा देते हैं जो उसमें बोल रही होती है, और जो उत्तर पद होता है उत्तर पद को जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा ही लिख देते हैं। हस्तात च्युतान, हाथ से गया हुआ, अर्थात यहाँ पर पंचमी विभक्ति लगी है इसमें, इसलिए पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। जो तत्पुरुष समास होता है इसमें कारक चिन्हों का बीच में लोप हुआ होता है, तो ये भी सही है, तो इसलिए जो गलत होगा यहाँ पर वो हो जाएगा दिवंगत है, इसमें कर्मधारय समास नहीं होगा, दिवंगत है, अर्थात श्रीतातीत पतित गत्यातस्त प्राप्तापन्नय, ये सूत्र है। इस सूत्र में जो शब्द हैं जैसे श्रित, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्नय, ये शब्द हैं, इन शब्दों के योग में द्वितीय तत्पुरुष समास होता है, और इन्हीं शब्दों में से एक शब्द है इसमें गत, इसलिए यहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष समास हो जाएगा, और जो इसका समास विग्रह होगा वो होगा दिवम गत, दिवम गत द्वितीय तत्पुरुष समास, जबकि यहाँ पर कर्मधारय समास लिखा हुआ है, इसलिए यही हमारा गलत आंसर हो जाएगा, और यही असत्य मेलन है, इसलिए यह राइट आंसर होगा। महासैन्यम महत च तत्सैन्यम कर्मधारय समास सही है। मुगल शासनम मुगलानाम शासनम षष्ठी तत्पुरुष समास, यह भी सही है। हस्तच्युतान हस्ताच्युतान पंचमी तत्पुरुष समास होगा, यह भी सही है, जबकि जो दिवंगत शब्द है इसमें द्वितीय तत्पुरुष समास होगा, न कि कर्मधारय समास, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द। नेक्स्ट स्वातंत्र प्रेमिने इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति, स्वातंत्र प्रेमिने है इस शब्द में कौन सी विभक्ति है, ए सप्तमी, व प्रथमा, से षष्ठी और द तृतीया। दोस्तों जब भी विभक्ति संबंधित प्रश्न आए या विशेषण विशेष का प्रसंग आए तो आपको गद्यांश को जरूर देखना है। तो देखते हैं गद्यांश में स्वतंत्रता प्रेमी ने इस शब्द में कौन सी विभक्ति है। तो ये लिख रहा है इसमें स्वतंत्रता प्रेमी ने, स्वतंत्रता प्रेमी ने। इसके आगे देखते हैं तस्य, तस्य में विभक्ति की बात करें तो यह है तत् का रूप है, तो यह षष्ठी विभक्ति का रूप है, तस्य तयो तेसाम षष्ठी विभक्ति। तत्शब्द पुरलिंग का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, इसलिए तत्स्य शब्द में षष्ठी विभक्ति है, तो स्वतंत्रता प्रेमी ने शब्द में भी
षष्ठी विभक्ति ही होगी, क्योंकि यहाँ पर विशेषण विशेष का प्रसंग है। जो विशेषण में होती है वही विशेष में विभक्ति होती है। इसलिए स्वतंत्रता प्रेमी ने जो शब्द है इसमें विभक्ति की बात करें तो विभक्ति हो जाएगी इसमें षष्ठी। राइट आंसर होगा से। अधुना अपि इत्यत्र कै संधि, ये तो बहुत सीधा प्रश्न है दोस्तों। अधुना अपि सवर्ण दीर्घ संधि, व यन संधि, से गुण संधि, दे अयादि संधि। संधि विच्छेद की बात करें तो इसका संधि विच्छेद होता है अधुना प्लस अपि, यानी समान स्वर आ रहे हैं और समान स्वर आने की स्थिति में दीर्घ संधि होती है। दो समान स्वर मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं, जैसे आ और ए मिलकर के यहाँ पर आ हो गए हैं, इसलिए संधि होगी सवर्ण दीर्घ संधि। राइट आंसर होगा ए। अधोलिखित अपठितम पद्यांशम आधारीकृत निम्नलिखितः प्रश्न समाधेया, अर्थात 6 से 10 तक के जो प्रश्न हैं वो इन श्लोकों पर आधारित हैं, इन पद्यांशों पर आधारित हैं। 2 पद्यांश हैं दोस्तों इसमें। मरो सुवर्णो न ही येन दृष्टे किम तेन दृष्टम कुहिचित सदृशम, अर्थात मरु सुवर्णो मरुस्थल की शोभा, न ही येन दृष्टे जिसने नहीं देखी है, किम तेन दृष्टम कुहिचित सदृशम तो उसने उसके सुदृश्यम यानी समान कहीं कुछ नहीं देखा है। स्फुटम मरो भ्रांति सुमेरु भृंगा शिलासु कृष्णासु न तेहि मृग्या, जो सुमेरु पर्वत की शोभा है, मरुस्थल में स्थित जो सुमेरु पर्वत की शोभा है उसको शिलासु कृष्णासु काली शिलाओं में न तेहि मृग्या नहीं खोजना चाहिए। अर्थात जिसने मरुस्थल की शोभा नहीं देखी उसने कहीं कुछ नहीं देखा। सुमेरु पर्वत की जो शोभा है उसको काली शिलाओं में नहीं खोजना चाहिए। जबकि दूसरा है गावे प्रसन्ना मनुजा प्रसन्न देवा प्रसन्न व्रतदान यज्ञ, गाय प्रसन्न है, मनुष्य प्रसन्न है, देवता प्रसन्न है व्रतदान यज्ञ, व्रतदान और यज्ञों से। किम नाम तदन्य मरो समृद्धम, ऐसा कोई नाम नहीं है जो यहाँ मरुस्थल में समृद्ध नहीं है। विद्या समृद्धो भवता विद्या, यहाँ पर विद्या भी विद्यमान है। तो इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को देखते हैं। द्वितीय श्लोकम छंद है वर्तते, जो दूसरा श्लोक है उसमें छंद है। ए इंद्रवज्रा व उपेंद्र वज्रा से उपजाति और दे आर्या। तो बढ़ते हैं श्लोक की तरफ। सबसे पहले जब भी छंद का प्रश्न आए तो आपको वर्णों को काउंट करना है। इसमें वर्णों को देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। यहाँ तक 11 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, मतलब दोनों में 11 11 हैं। इसलिए 11 वर्ण के 3 छंद हैं, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति। अब 3 छंद हैं तो इसलिए गण चिन्ह लगाना जरूरी हो जाएगा यहाँ पर। तो पहले में लगाते हैं गा, इसमें ये गुरु है। इसके बाद दे, ये भी गुरु है। और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का छंद जब भी आए 11 वर्ण का तो आपको चारों में ही आपको चिन्ह लगाना है, चारों चरणों में चिन्ह लगाना है। क्योंकि एक उपजाति छंद भी होता है। उपजाति छंद में क्या होता है, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिला रूप होता है, इसलिए चारों में ही देखते हैं। किम, यहाँ पर की और उसके बाद आधा अक्षर आ रहा है, इसलिए ये भी गुरु हो जाएगा। इसके बाद वी शब्द है 11, यहाँ तक 11 हो जाते हैं, तो इसमें भी गुरु है क्योंकि आगे आधा अक्षर आ रहा है। चारों में गुरु है और चारों में गुरु इंद्र वज्रा छंद में आते हैं, इसलिए जो यहाँ छंद का नाम होगा वो होगा इंद्र वज्रा। इनको याद कैसे रखें कि इंद्र वज्रा में पहले गुरु आता है, एक होता है इंद्र वज्रा और दूसरा है उपेंद्र वज्रा। इंद्र वज्रा जो छंद है, इंद्र वज्रा छंद में पहला गुरु होता है और उपेंद्र वज्रा में, इधर देखते हैं दोस्तों, इंद्र वज्रा में जो पहला होता है वो गुरु होता है, जबकि उपेंद्र वज्रा में लघु होता है। बस एक एक वर्ण याद रख लेंगे इसी से। और जबकि जो उपजाति होता है इसमें दोनों का मिला जुला रूप होता है। जो इंद्र हैं वो बड़े हैं, इसलिए यहाँ पर बड़ा हो जाएगा, और उपेंद्र वो छोटे हैं, इसलिए यहाँ पर गुरु है। अर्थात उप इंद्र सरपंच और उप सरपंच, सरपंच बड़ा और उप सरपंच छोटा। उसी प्रकार इंद्र बड़े और उप इंद्र छोटे। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा द्वितीय श्लोक में छंद वो होगा इंद्र वज्रा। इसके अलावा
जो प्रथम श्लोक है इसमें कौन सा छंद है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट, शिलासु विशेषस्य विशेषण पदम अस्ति। जो शिलासु शब्द है, शिलाओं में, इस विशेष का विशेषण पद कौन सा है? सुमेरु श्रृंगा, कृष्णासु, स्फुटम और भांति। इन चारों में से इसका विशेषण पद कौन सा है? विशेषण पद की बात करें तो शिलासु, कृष्णासु। शिला कैसी है? काली, अर्थात शिलाओं की विशेषता काला शब्द बता रहा है, इसलिए कृष्णासु शब्द यहाँ पर इसका विशेषण पद हो जाएगा। राइट आंसर होगा दोस्तों बे। नेक्स्ट, प्रसन्ना इत्यत्र प्रत्यय अस्ति। जो प्रसन्ना है इसमें प्रत्यय कौन सा है? ए तवतु प्रत्यय, व टाप प्रत्यय, से इत्य प्रत्यय और दे त्रिच प्रत्यय। प्रसन्ना शब्द में फ्र उपसर्ग है, सद धातु है और इत्य प्रत्यय से शब्द बना प्रसन्न है, और इसका बहुवचन रूप करते हैं तो बहुवचन में बन जाता है प्रसन्ना। प्रसन्न है, प्रसन्नहु, प्रसन्नहा, इसलिए यहाँ जो प्रत्यय होगा वो होगा इत्य प्रत्यय। राइट आंसर मानना होगा दोस्तों से को। यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा से। प्र उपसर्ग है, सद धातु है और इत्य प्रत्यय है, और इत्य प्रत्यय में जब इस प्रसन्न है शब्द का बहुवचन रूप बनाते हैं तो प्रसन्नः शब्द बन जाता है। व्रत दान यज्ञ इत्यत्र समास है वर्तते। व्रत दान यज्ञ इसमें समास है। ए कर्मधारी समास, ब बहुव्रीहि समास, से तत्पुरुष समास और द द्वंद्व समास। समास विग्रह की बात करें तो इसका समास विग्रह होता है व्रतैच, दानैच और यज्ञैच, अर्थात व्रत और दान और यज्ञ। तो इसमें और शब्द छिपा हुआ है एक प्रकार से, 3 शब्द अलग अलग शब्द हैं, तो यहाँ पर जो समास का नाम होगा वो होगा द्वंद्व समास, और द्वंद्व में भी इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास, व्रतैच, दानैच, यज्ञैच। मरु सुवर्णो ने ही येन दृष्टे इत्यस्मिन् वाक्ये कति अव्ययपदानि सन्ति। मरु सुवर्णो ने ही येन दृष्टे, इस वाक्य में कितने अव्यय पद हैं? ए 1, व 2, से 3 और द 4। तो अव्यय पदों की बात करें तो इसमें अव्यय पद एक तो ने है और एक ही है, 2 अव्यय पद हैं दोस्तों। जबकि जो येन शब्द है, येन शब्द सर्वनाम पद है, येन शब्द सर्वनाम पद है, और अव्यय पदों की बात करें तो अव्यय पद केवल 2 ही हैं, ने और ही, इसलिए राइट आंसर होगा वे। 4 कन्याएं 4 फल लाती हैं, अस्य संस्कृत अनुवाद है। 4 कन्याएं 4 फल लाती हैं, इसका संस्कृत अनुवाद है चत्वारः कन्या चत्वारः फलानि आनयन्ति। ब चतस्रः कन्या चत्वारः फलानि आनयन्ति। चतस्रः कन्याः चत्वारि फलानि आनयन्ति, और चतस्रः कन्या चत्वारि फलानि आनयन्ति। जल्दी से आंसर दें दोस्तों, क्या होगा? चार कन्याएं 4 फल लाती हैं। यहाँ पर जो कन्याएं हैं 4, स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए चत्वार तो होगा ही नहीं, क्योंकि चत्वार पुल्लिंग शब्द है। चतस्र होगा तो तीनों में ही चतस्र है। इसके बाद कन्या, तो तीनों में ही कन्या है। इसके बाद देखते हैं आगे, 4 फल, 4 फल हैं तो फल शब्द नपुंसकलिंग है, और नपुंसकलिंग में चत्वार नहीं होता है, क्योंकि चत्वार पुल्लिंग में होता है। चत्वार है, चतस्र है और चत्वारी, इस प्रकार से रूप चलते हैं। चत्वार है पुल्लिंग में होता है, चतस्र है स्त्रीलिंग में होता है, और चत्वारी नपुंसकलिंग में होता है। तो चत्वारी इसमें भी है और इसमें भी है, इसलिए ये दोनों तो गलत हो जाएंगे। यहाँ तक चतस्र कन्या चत्वारी तक सेम है। अब आगे देखना हमें, तो फलानी इसमें भी है इसमें भी है। अब आगे और बढ़ते हैं। यहाँ पर आनियति है दोस्तों, जबकि इसमें आनियंती है। यहाँ पर फल एक नहीं है, फल लाती है। 4 कन्याएं 4 फल लाती हैं, अर्थात फल ज़्यादा हैं।
तो एक वचन नहीं होगा, बहुवचन का रूप होगा। इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा से। चतस्र है कन्या चत्वारि फलानि आनयन्ति। से ग्रामम अजाम नयति अस्त कर्मणि प्रयोग है। इसको कर्मवाच्य में प्रयोग करना है। कर्तृवाच्य में दिया हुआ है, इसको कर्मवाच्य में प्रयुक्त करना है। कर्तृवाच्य में जो कर्ता होता है वो प्रथम व्यक्ति में होता है, कर्म द्वितीया में होता है, और जो क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार होती है। अब यहाँ पर दोस्तों दो कर्म हैं और दोनों ही कर्म द्वितीय विभक्ति में प्रयुक्त हैं, क्योंकि जो नी धातु है, नी द्विकर्मक धातु है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं वो देखते हैं। तेन ग्रामे अजाम नियते, क्या ये सही होगा? तेन ग्रामेन अजानियते, क्या यह सही होगा? तेन ग्रामम अजानियते या से ग्रामेन अजानियते। तो कर्मवाच्य में बदलते समय जो कर्ता प्रथम विभक्ति है उसको तृतीय विभक्ति में बदल देते हैं, और जो कर्म की द्वितीय विभक्ति है उसको प्रथमा में बदल देते हैं, और जो क्रिया कर्ता के अनुसार है उसको कर्म के अनुसार कर देते हैं। अर्थात 121 को 311 में बदल देते हैं। यहाँ क्रिया कर्ता के अनुसार होती है जबकि इसमें कर्म के अनुसार होती है। तो से की तृतीय विभक्ति होती है, तत् का रूप है पुल्लिंग का, से तौ ते तम तौ तान तेन। तो तेन इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये तो गलत हो जाएगा पहले ही। इसके बाद अब इसमें दो कर्म हैं, एक मुख्य कर्म है और एक गौण कर्म है। तो इसमें मुख्य कर्म की बात करें तो उसका मुख्य काम है बकरी को ले जाना। तो इसमें अजाम शब्द है, यह मुख्य कर्म है, और ग्रामम शब्द है, यह गौण कर्म है। तो मुख्य कर्म को ही बदलते हैं, गौण कर्म को नहीं बदलते हैं। तो इसमें देखते हैं ग्राम है, इसमें तो गौण कर्म भी बदल रहा है, इसमें ग्रामीण तो होगा ही नहीं, इसलिए ग्रामम। ग्रामम शब्द यूं की त्यों ही लिखा हुआ है, जबकि अजाम, जो अजाम मुख्य कर्म है, मुख्य कर्म को बदलेंगे। तो मुख्य कर्म प्रथम विभक्ति में बदल दिया और उसके बाद नियते। तो राइट आंसर होगा दोस्तों तेन ग्रामम अजा नियते। से की तृतीय विभक्ति तेन हो जाएगी, ग्रामम को ग्रामम ही रहने देंगे। अजाम यह मुख्य कर्म है, मुख्य कर्म को बदलेंगे प्रथमा में, तो अजाम का अजा हो जाएगी प्रथम विभक्ति, और नयति का नियते हो जाएगा। इस धातु के लिए सबसे पहले मूल धातु को लिखते हैं, उसमें यह जोड़ते हैं और पर इसमें पदी को आत्मनेपदी में बदल देते हैं। अर्थात अते एक वचन के लिए, एते द्विवचन के लिए और अंते बहुवचन के लिए। यहाँ पर एक वचन है इसलिए अते जुड़ जाएगा। अब इन तीनों शब्दों को जोड़ते हैं, नी, ये और अते, तो शब्द बनेगा नीयते। इसलिए राइट आंसर होगा यहाँ पर से। नेक्स्ट, अशुद्धम वाक्यम वर्तते। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? मह्यम अपूपा रोचन्ते, सुरेश है मोहनम धनम याचते, देवा असुरेभ्य अभिक्रुध्यति, नमे गणेभ्य गणपति व्यश्च। तो इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है वो छांटना है। मह्यम अपूपा रोचन्ते, रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं, तो इसमें चतुर्थी ही लगी हुई है, असमद की चतुर्थी विभक्ति है। सुरेश मोहनम याचते, जो याच धातु है यह द्विकर्मक धातु है, और द्विकर्मक धातु के योग में दो कर्म प्रयुक्त होते हैं और दोनों ही कर्मों में द्वितीया लगाते हैं, जैसे मोहनम और धनम दोनों में द्वितीया है, इसलिए यह भी सही है। इसके बाद अगला, देवा असुरेभ्य अभिक्रुध्यति। क्रुद्ध धातु के योग में चतुर्थी लगाते हैं, लेकिन क्रुद्ध धातु के आगे यदि उपसर्ग जुड़ जाए तो वहां पर द्वितीय विभक्ति लगाते हैं, जबकि इसमें असुरेभ्य चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है, या चतुर्थी विभक्ति न होकर के द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होगी, इसलिए यही दोस्तों गलत हो जाएगा। असुरेभ्य न होकर के यह द्वितीय विभक्ति होगा असुरान। नमे गणेभ्य गणपति विश्च, नमे के योग में भी चतुर्थी लगाते हैं तो गणेभ में चतुर्थी है, इसलिए यह भी राइट आंसर होगा। अभिक्रुद्धति, इसके योग में चतुर्थी न लगा करके द्वितीय लगाएंगे, यदि यहाँ पर क्रुद्धति होता केवल तो चतुर्थी लगाते, उपसर्ग जुड़ जाने पर चतुर्थी न लगा करके द्वितीय विभक्ति लगाते हैं। नेक्स्ट, यूयम पुस्तकम पठत अस्य लिट लकारे रूपम अस्ति। यूयम पुस्तकम पठत, इसका लिट लकार का रूप है ए पठिष्यन्ति,
बे पठिष्यते, से पठिष्यत और दे अपठन। पठत की बात करें तो ये लट लकार मध्यम पुरुष और बहुवचन का रूप है। अब जो लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है, इसको लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में बदलना है। तो लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का जो रूप होगा वो होगा पठिष्यति, पठिष्यते, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यते, पठिष्यत। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों से। पठिष्यत यह लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। तो यूयम पुस्तकम पठिष्यत, राइट आंसर होगा से। पद संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति, पद संज्ञा विधायक सूत्र है सुप्तिडंतम पदम, नैलोप प्रातिपदिकांतस्य, आदिर अंतयेन संहिता और परे सन्निकर से संहिता। इनमें से पद संज्ञा विधायक सूत्र है। पद संज्ञा जो विधायक सूत्र है वो है सुप्तिडंतम पदम, अर्थात सुबंत और तिडंत की पद संज्ञा होती है। शब्दों के लिए तो सुबंत होते हैं और जबकि धातुओं के लिए तिडंत प्रत्यय होते हैं। नैलो प्रतिपदिकांत से यह नहीं होगा। आदिर अंतयन संहिता यह प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है और जबकि परे सन्निकर से संहिता यह संधि से संबंधित है। इसलिए यहां जो राइट आंसर होगा सुप तिडंतम पदम, अर्थात सुबंत और तिडंत की पद संज्ञा होती है। भाषा शब्द से व्युत्पत्ति वर्तते, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति है भाष्यते अनेन इति भाषा, भाष्यते अस्याम इति भाषा, भाष्यते ऐसा इति भाषा और भाष्यते अनिया इति भाषा। भाषा शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो होगी भाष्यते अनिया इति भाषा। यहाँ पर जो भाषा शब्द है वो स्त्रीलिंग का शब्द है, इसलिए अनिया इस प्रकार से होगा भाष्यते अनिया इति भाषा। नेक्स्ट, संस्कृत भाषाया सह प्राचीनम शब्दम संयुज्य भारतीय भाषाभ्यः संस्कृतम दूरीकृतम, अर्थात संस्कृत भाषा के साथ प्राचीन शब्द को जोड़कर भारतीय भाषाओं से इसे अर्थात संस्कृत भाषा को दूर किया। किस आयोग ने? कोठारी शिक्षा आयोग ने, मुदालियर आयोग ने, संस्कृत आयोग ने या राधा कृष्णन आयोग ने? तो जो संस्कृत भाषा थी, संस्कृत भाषा के साथ प्राचीन शब्द जोड़ करके कि यह तो प्राचीन भाषा है, वेदों ग्रंथों की भाषा है, ऐसा जोड़ करके भारतीय भाषाओं से इस भाषा को अलग किया, वो था दोस्तों कोठारी आयोग। कोठारी आयोग ने संस्कृत भाषा को प्राचीन शब्द जोड़ करके भारतीय भाषाओं से अलग किया। ग्रहण संबंधम अमूर्त कौशलम वर्तते, ग्रहण करने से संबंधित अमूर्त कौशल कौन सा है? ए श्रवणम, व भाषणम, से पठनम और दे लेखनम। तो इनमें से जो दो कौशल हैं वो तो मूर्त हैं, जैसे पढ़ना और लिखना, ये दोनों तो मूर्त हैं, जबकि बोलना और सुनना ये दोनों अमूर्त हैं, क्योंकि इनमें अमूर्तवत होते हैं जबकि मूर्तवत होते हैं। लिखना उसको हम देख सकते हैं, पढ़ना उसको भी देखते हैं, जबकि सुनना और बोलना को देखा नहीं जाता है। तो अब इनमें से ग्रहण से संबंधित, तो ग्रहण कौशल की बात करें तो हम पढ़ करके ग्रहण करते हैं और सुन करके ग्रहण करते हैं। तो जो मूर्त पढ़ना होगा, मूर्त कौशल तो पढ़ना होगा, लेकिन जो अमूर्त कौशल होगा वो होगा सुनना। सुन करके हम ग्रहण करते हैं, तो अमूर्त कौशल होगा यहाँ पर ग्रहण संबंधी श्रवणम, इसलिए राइट आंसर होगा ए श्रवणम। शिक्षक नेतृत्वे छात्रः क्रियते, शिक्षक के नेतृत्व में छात्र करते हैं। ए आदर्श वाचनम, व अनुकरण वाचनम, से अनुवाचनम और दे मौन वाचनम। शिक्षक के नेतृत्व में छात्र करते हैं। जो आदर्श वाचन है, आदर्श वाचन तो अध्यापक के द्वारा किया जाता है और अनुकरण वाचन है यह छात्रों के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसमें छात्र स्वतंत्र रूप से करता है। जबकि जो अनुवाचन है, अनुवाचन शिक्षक के नेतृत्व में छात्र करते हैं और जो मौन वाचन है वो मौन वाचन मन ही मन में किया जाता है। ग्रहण अर्थ ग्रहण की दृष्टि से मौन वाचन सर्वश्रेष्ठ वाचन है, इसलिए यहाँ शिक्षक के नेतृत्व में छात्र अनुवाचन करते हैं, इसलिए राइट आंसर होगा दोस्तों से।
अनुवाचन। चतुराणाम कौशलानाम स्वाभाविक प्रयोगे स्यात्, चारों कौशलों का स्वाभाविक प्रयोग है। इति कथनम वर्तते, इनमें से कथन है। प्रकृतिवादी सिद्धांत, वह रुचि सिद्धांत है, से अभ्यास से सिद्धांत है, और द चयन विभाजनयो सिद्धांत है। चारों कौशलों का स्वाभाविक प्रयोग होता है, तो इसमें राइट आंसर होगा प्रकृतिवादी सिद्धांत, क्योंकि इसी का दूसरा नाम है स्वाभाविकता का सिद्धांत। स्वाभाविकता का सिद्धांत अर्थात जो चारों कौशलों का क्रम है वह स्वाभाविक है, इसलिए प्रकृतिवादी सिद्धांत राइट आंसर होगा। नमूना स्पेसिमेन मोकअप दि साधनम वर्तते, इति साधनम वर्तते, अर्थात जो नमूना होता है वो एक साधन होता है। जैसे नमूना में अपन बात करें तो खिलौने होते हैं बालकों के खेलने के, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जीफ वगैरह टॉयज वगैरह उनसे खेलते हैं, तो वो नमूना होता है। वह नमूना कैसा साधन है? अप्रक्षेपित द्विआयामी साधन, द्विआयामी दृश्य साधन, अप्रक्षेपित त्रिआयामी दृश्य साधनम, प्रक्षेपित द्विआयामी दृश्य साधनम और प्रक्षेपित त्रिआयामी दृश्य साधनम। तो जो नमूना है वो प्रक्षेपित तो दोस्तों होता ही नहीं है, इसलिए ये तो दोनों ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि प्रक्षेपित साधन वो होते हैं जैसे प्रोजेक्टर वगैरह हैं, स्लाइड्स हैं, वो प्रक्षेपित होती हैं, जबकि यह अप्रक्षेपित है। अब देखना है कि यह द्विआयामी है या त्रिआयामी। जो द्विआयामी होता है उसमें केवल एक ही आयाम से देख सकते हैं, जैसे बोर्ड है, फ्लैनल बोर्ड है, जितने भी प्रकार के जो बोर्ड हैं वो सभी द्विआयामी होते हैं। जबकि जो त्रिआयामी होते हैं जिनको चारों तरफ से देखा जा सके, तो जो खिलौने होते हैं उनको चारों तरफ से देख सकते हैं, इसलिए ये अप्रक्षेपित त्रिआयामी दृश्य साधन होंगे। राइट आंसर होगा वे अप्रक्षेपित त्रिआयामी दृश्य साधन। गद्य शिक्षणे काठिन्य निवारणस्य त्रिषु विधिषु अनुवाद, कोश, परिभाषा, टीका प्रविधेय कस्य भवन्ति। गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण की विधियों में अनुवाद, कोश, परिभाषा और टीका ये किसकी प्रविधि हैं? उद्बोधन विधि, उद्बोधन विधि की ही, उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि या स्पष्टीकरण विधेय। तो जो गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण की अनुवाद, कोश, परिभाषा और टीका विधि है वो प्रवचन विधि की प्रविधि है। राइट आंसर हो जाएगा से। पद्य शिक्षणे अन्वय कति भी विधि भी प्राप्यते। जो पद्य शिक्षण है उसमें अन्वय कितनी विधियों में प्राप्त होता है, अर्थात अन्वय के कितने प्रकार हैं? द्वाभ्याम विधिभ्याम, बहुभी विधि भी, त्रिभी विधि भी या एक अनैव विधिना। तो जो अन्वय होता है पद्य शिक्षण में वो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है खंडान्वय और दूसरा होता है दंडान्वय। जो खंडान्वय होता है इसमें विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न होते हैं और दंडान्वय में व्याकरण से संबंधित प्रश्न होते हैं। इसलिए पद्य शिक्षण में जो अन्वय के भेद हैं वो दो होंगे, द्वाभ्याम विधिभ्याम। राइट आंसर होगा ए। सर्वेषु अध्यापन कौशलेषु इमानि प्रयुज्यन्ते। सभी अध्यापन कौशलों में इनमें से प्रयुक्त होते हैं। परिभाषा सूत्राणि, शिक्षण सूत्राणि, अधिकार सूत्राणि और द विधि सूत्राणि। सभी अध्यापन कौशलों में जो शिक्षण सूत्र हैं वो शिक्षण सूत्र प्रयुक्त होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा वे। पद्य पाठ योजनायाम काठिन्य निवारणाख्ये सोपाने विभु इत्यस्य पदस्य अर्थ केन प्रविधिना ज्ञापयितुं शक्यते। पद्य शिक्षण की पाठ योजना में काठिन्य निवारण के समय या काठिन्य निवारण के सोपान में जो विभु शब्द है, इस पद का अर्थ किस प्रविधि के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं? पर्याय कथन प्रविधिना, प्रत्यक्ष प्रदर्शनेन, व्युत्पत्ति प्रवर्धिना या संकेत प्रविधिना। जो विभु शब्द है इसके अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है सर्वव्यापी, सर्वव्यापी या ईश्वर एक प्रकार से। तो ईश्वर शब्द है, इसको अपन प्रत्यक्ष में नहीं दिखा सकते, ना ही इसकी उत्पत्ति के बारे में बता सकते हैं और ना ही संकेत कर सकते हैं, इसका पर्याय पद कह सकते हैं। तो राइट आंसर होगा पर्यायवाची शब्द बता सकते हैं ए।
विभू शब्द को पर्याय कथन प्रविधि के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, सर्वासु पाठ योजनासु गृह कार्यम इत्यस्य सोपानस्य प्रमुखम उद्देश्यम किम। सभी पाठ योजनाओं में गृह कार्य इस सोपान का क्या उद्देश्य है। मुख का अभिव्यक्ति कौशल विकास, श्रवण कौशलस्य विकास, रचना कौशलस्य विकास है और भाषण कौशलस्य विकास है। सभी जो पाठ योजना है उनमें गृह कार्य सोपान का क्या उद्देश्य है। तो मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास नहीं होगा क्योंकि वो लिखित रूप में होता है। श्रवण कौशल का विकास, सुनने के कौशल का विकास भी नहीं होगा। और भाषण कौशल से विकास है, भाषण कौशल का विकास भी नहीं होगा। इसलिए राइट आंसर होगा रचना कौशल से विकास है, रचना कौशल का विकास। दोस्तों, जब भी शिक्षण विधि से संबंधित प्रश्न हो तो वहां पर आप उत्तरों को काटें। उत्तरों को काटने पर जो उत्तर शेष बच जाएगा वही राइट आंसर होगा, क्योंकि यदि आप उत्तर काट करके प्रश्न को सही करेंगे तो वो कभी भी गलत नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा रचना कौशल से विकास है। यदि आप उसका उत्तर भी नहीं जान रहे हैं, औरों का उत्तर जान रहे हैं तीनों का, तो उनको करिए, अपने आप उत्तर शेष रह जाएगा। संस्कृत शिक्षणस्य उद्देश्यम अस्ति। संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य है अबोधात्मकम, ज्ञानात्मकम, सृजनात्मकम या उपर्युक्तम सर्वम। जो संस्कृत शिक्षण है उसका उद्देश्य अबोधनात्मक भी होता है, ज्ञानात्मक भी होता है और सृजनात्मक भी होता है। इसलिए जो राइट आंसर होगा उपर्युक्त सर्वम। संस्कृत शिक्षण उपयोगी, संस्कृत शिक्षणोपयोगी सिद्धांतो अस्ति। संस्कृत शिक्षण का उपयोगी सिद्धांत है स्वाभाविकताया सिद्धांत, क्रियाशीलताया सिद्धांत, रुचि सिद्धांत है या उपर्युक्त सर्व है। संस्कृत शिक्षण में जो उपयोगी सिद्धांत हैं वह स्वाभाविकता का सिद्धांत भी है, क्रियाशीलता का सिद्धांत भी है और रुचि का सिद्धांत भी है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा द उपर्युक्त सर्वे। का नाम शिक्षा। शिक्षा ज्ञानम अनुभवश्च, शिक्षा एकम पुस्तकम, शिक्षा एकम वस्तु, शिक्षा एकम खेलम। तो शिक्षा क्या है, किसका नाम शिक्षा है। शिक्षा एक खेल है तो खेल तो नहीं है। शिक्षा एक वस्तु है, ये भी नहीं है। शिक्षा एक पुस्तक है, ये भी नहीं है। शिक्षा ज्ञान और अनुभव है। इसलिए राइट आंसर होगा ए। आज का लास्ट क्वेश्चन है शिक्षणस्य मुख्यम उद्देश्यम किम अस्ति। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति धनदानम, आजीविकोपार्जनम, व्यक्ति सर्वांगीण विकास है और अध्यापक निर्माणम। जो शिक्षण है उसका मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा से। यदि वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करें, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।